हेलो एवरीवन, सो मैं आ गई हूँ इस फनी सिंग अमेजिंग सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। लेकिन अब तक अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं, जिसकी लॉन्ग वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है जिसमें मैंने अब तक के ऑनगोइंग एपिसोड्स को कवर किया है, तो आई रिक्वेस्ट प्लीज आकर के उसे देख ले, तभी आपको आगे देखने का मजा आएगा। तो चलिए यह वीडियो को करते हैं शुरू। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जुन को सिस्टम द्वारा एक एपिक मिशन दिया जाता है और ये टास्क ये होता है कि जुन को अपने 5 डिसाइपल्स को लेकर के लियांग सिटी में चल रहे मार्शल आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा और साथ ही इसका मिशन तब पूरा होगा जब यहाँ जुन के 5 डिसाइपल्स उस कंपटीशन में टॉप 5 की पोजीशन गेन करेंगे। अब पिछले 10 दिनों में जुन ने अपने इन 5 डिसाइपल्स की काफी कड़ी ट्रेनिंग करवाई होती है, उसी मशल बिल्डिंग टेंट में घंटों उनकी कुटाई करवा के। अब आगे एपिसोड की शुरुआत उसी दिन से होती है जिस दिन मार्शल आर्ट का कंपटीशन था। जैसे ही वे लोग लियांग सिटी में पहुँचते हैं, उनका सामना एक बहुत ही फनी से दिखने वाले बंदे से होता है जो कि तन के इनके सामने इनका रास्ता रोक लेता है। यहाँ पे जुन पूछने लगता है कि आखिर ये बंदा कौन है। जुन को यहाँ पता चलता है कि इस बंदे का नाम बीजा है। वो उसका नाम सुन करके ही हंसने लगता है। अब आगे यहाँ जुन का डिसाइपल शाओजी उसे इसकी हिस्ट्री बताता है कि ये जो बंदा बीजा है, इसे मैंने 5 साल पहले बहुत ही कुत्ती की तरह पीटा था, क्योंकि इसकी आदत थी कि ये दिन दहाड़े लड़कियों को मॉलेस्ट किया करता था और लड़कियों को परेशान करने के कारण ही मैंने उस दिन उसे पीटा था। लगता है ये आज उसी का बदला लेने के लिए यहाँ सामने तन के खड़ा हो गया है। अब आगे शाओजी सभी से कहता है कि इस बीजा को इग्नोर करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो जो बीजा होता है वो उनका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि बच्चे, तू जा रहा है इस मार्शल आर्ट के कंपटीशन में, लेकिन याद रखना कि 5 साल पहले जिस बंदे को तूने कूटा था, मैं अब वैसा नहीं रहा हूँ। मैं अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ और मैं भी इस मार्शल आर्ट के कॉम्पिटिशन में भाग लेने वाला हूँ, तो मैं अपने उस दिन की बेइज्जती का बदला तो तुझसे लेकर के ही रहूंगा। अब ये सभी लोग सच में उसे इग्नोर करते हैं और जैसे ही थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं, इनकी मुलाकात एक और न्यू कैरेक्टर से होती है जो फिर से ललकारते हुए इनका रास्ता रोक लेता है। अब की बार जुन उसे देखकर कहते लगता है कि अब ये कौन सा बंदा है जो हमारा रास्ता रोक रहा है, जिस पे शाओजी बताता है कि ये भी मुझसे बदला लेने के लिए आया है, क्योंकि ये मेरी ही फैमिली का मेरा एक कजन है। अब इस कजन का नाम लिनी होता है, जिससे शाओजी कहता है कि मैं अब उस तुम्हारे जाओ फैमिली का मेंबर नहीं हूँ, इसीलिए मुझे इस तरह से परेशान करना बंद करो। जिस पे वो लिनी यहाँ शाओजी का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि मेरे प्यारे कजन ने अब तक अपने स्पिरिचुअल पावर्स की पल्स को ओपन ही नहीं किया है, साथ ही तुमने तो 5 साल पहले ही अपनी कल्टीवेशन को पूरी तरह से लॉस्ट कर दिया है, तो आखिर किस मुंह से आए हो इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए? जितने दिनों के लिए तुम हमारी जाओ फैमिली में रहे थे, तुमने हमारे सिर्फ रिसोर्सेज को खर्च किया था। अच्छा हुआ कि तुम्हारे जैसे कचड़े को हमारी जाओ फैमिली ने उखाड़ फेंका और अब हमारी इस फैमिली का फ्यूचर सिर्फ मैं ही हूँ। आगे वो ये कहते हुए हंसने लगता है कि मैंने सोचा था कि तुम जैसे जीनियस से कभी स्ट्रॉन्गर बनकर के सामना करूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि तू भीगी बिल्ली बन जाएगा जिसका कुचलना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। यहाँ पे जुन शाओजी से कहने लगता है कि जरा इसकी बोलती बंद करके दिखाओ, बहुत बकबक कर रहा है, अपनी ताकत का एक अच्छा सा नमूना जरा इसे दिखाओ। अब जैसे ही शाओजी अपने कजन को क्रॉस करता है, उसके कंधे से उसे एक जोरदार धक्का लगता है, जैसे वो एक बहुत बड़े पत्थर से टकरा गया हो। आगे शाओजी उसे कहता है कि याद रखना कि भले ही मेरे पास कोई भी स्पिरिचुअल रूट्स की पावर नहीं है, ना ही मेरी कोई कल्टीवेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जैसे मर्जी चाहो मुझे सप्रेस कर सकते हो। अब आगे मिलते हैं कंपटीशन में, ये कहते हुए यहाँ शाओजी आगे बढ़ जाता है। अब आगे वो कजन यहाँ हक्का बहका रह जाता है कि आखिर अभी क्या हुआ। इसके पास तो कोई भी पावर्स नहीं है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे हो गई। लेकिन उस कजन ने भी यहाँ पे डिसाइड कर लिया होता है कि चलो आज देखते हैं कि इस कंपटीशन में कौन किसे हराता है। अब आगे यहाँ पे कंपटीशन शुरू किया जाता है। उसका इंस्ट्रक्टर जो होता है वो एक लंबी चौड़ी यहाँ पे भाषण पेश करता है। इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने का बस यही मोटिव है कि अलग अलग सेक्ट के डिसाइपल्स एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करें, ताकि सेक्ट के डिसाइपल्स में आपस में भाईचारा और फ्रेंडशिप बढ़े, और जो भी सेक्ट इस कंपटीशन में जीतेगा उसे सुप्रीम ग्लोरी सेक्ट की उपाधि दी जाएगी। अब आगे सभी सेक्ट के जो सेक्ट लीडर होते हैं उनके लिए खास बैठने का इंतजाम करवाया जाता है और अब ऑफिशियली मार्शल आर्ट कंपटीशन को शुरू किया जाता है। अब यहाँ टोटल 5 राउंड्स होने वाले थे। फर्स्ट राउंड के गेम 1 में सबसे पहले आयरन बोन सेक्ट का एक डिसाइपल तियानची आगे आता है और उसे कम्पीट करने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर सेक्ट किंग सेक्ट का एक डिसाइपल सामने आता है। लेकिन वो जो अजीब से रंगों के बालों वाला डिसाइपल होता है, वो तो एरिना में एंट्री मारते ही ऐसा कर रहा होता है जैसे कि वो बहुत बड़ी तोप और सुपरस्टार हो। उसके नखरे तो वहाँ कम ही नहीं हो रहे होते हैं, जिसे देख करके दूसरे सेक्ट के लीडर्स कहने लगते हैं कि इस आयरन बोन सेक्ट का ये जो डिसाइपल है आज तो इसकी खैर नहीं है, क्योंकि पहले ही राउंड में
जिसका सामना इतने खतरनाक और पावरफुल सेक्ट के एक डिसाइपल से हो रहा है कि तभी वो टकलू लीडर कहता है कि कितना अनलकी है ये आयरन बोन सेक्ट। इसके एक डिसाइपल का सामना जो कि अपने कमाई के 10th लेवल पे है, एक 12th लेवल के कायमी वॉरियर से होने वाला है। अब आगे वहाँ जो किंग सेक्ट का लीडर होता है वो यहाँ जुन से कहने लगता है कि मेरा ये जो डिसाइपल है ना उसका टेम्पर बहुत ही ज्यादा अजीब है, इसीलिए तुम्हारे डिसाइपल की ये छक्के छुड़ा दे और बहुत ज्यादा कूट दे तो अपने डिसाइपल से कहना थोड़ा बर्दाश्त कर ले, क्योंकि पहले ही राउंड में तुम्हारे इस डिसाइपल का सामना मेरे इतने खतरनाक डिसाइपल से हो रहा है, इसीलिए उसे यहाँ चोट लग जाएगी ना तो उसे कहना रोना मत। अब इधर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और वो जो दूसरा बंदा होता है अभी भी वाहवाही ही लूट रहा होता है और अपने आड़े तेरे पोजेस वो करना जारी रखता है। अब ध्यान जी की इसकी हरकतें भाती नहीं, वो दौड़ते हुए मात्र एक पंच ही उसे मारता है, जिससे वो अजीब वाला डिसाइपल जो होता है वो उड़ते ही जमीन पे गिरता है और वहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं। ये देख करके तो सभी दंग रह जाते हैं कि अभी अभी क्या हुआ, ये इतनी तेज हुआ कि किसी को पता भी नहीं चला। अब इस पे जून यहाँ उस सेक्ट लीडर का जवाब देता है कि अगर मेरा डिसाइपल तुम्हारे डिसाइपल को मार देना तो उससे कहना कि रोना मत, बर्दाश्त कर ले। अब इस पहले ही गेम में यहाँ तिहानची को विनर अनाउंस किया जाता है। अब आगे सेकंड गेम की यहाँ शुरुआत होती है जहाँ पे आयरन बोन सेक्ट के सूमो का सामना योन सेक्ट के जिनकाई डिसाइपल से होने वाला था। अब आगे जैसे ही सूमो यहाँ अरीना में एंट्री लेता है, जिनकाई उससे कहने लगता है कि लड़के तेरी उम्र का मैं लिहाज करूंगा और तो अभी बच्चा ही है, इसलिए मैं तुझे हल्के हाथों से ही मारूंगा। अब इतने लंबे चौड़े डायलॉग्स वो मार ही रहा होता है कि सूमो एकदम उड़ते हुए आता है और उसे एक जोरदार पंच लगाता है। उसके एक ही पंच से वो दूर जा गिरता है और जमीन में बहुत सारी दरारें हो जाती हैं। अब यहाँ गेम 2 का भी विजेता सूमो को घोषित किया जाता है। अब ये देख करके तो वो जो यून सेक्ट का सेक्ट लीडर होता है वो सोचने लगता है कि आयरन बोन के ये जो डिसाइपल हैं ये तो अपनी स्पिरिचुअल पावर का भी यूज नहीं कर रहे हैं, मात्र आ करके एक एक पंचेस मारते हैं और दूसरे डिसाइपल को ढेर कर देते हैं। तो आखिर इनका ये जो सेक्ट लीडर जुन है ये इन्हें किस चीज की प्रैक्टिस करवा रहा है? इस लीडर के पास तो काफी अजीबोगरीब टेक्निक्स है, इसके बारे में पता करना होगा। अब इसी तरह बहुत सारे गेम कराए जाते हैं। गेम नंबर 18 होता है जहाँ पे ली जो होता है वो उस टकलू सेक्ट के एक डिसाइपल को बहुत ही बुरी तरीके से हरा देता है और आयरन बोन सेक्ट के डिसाइपल ली की भी यहाँ पे जीत होती है। अब आगे गेम नंबर 30 होता है जहाँ पे उस बीजा ने एक दूसरे सेक्ट के डिसाइपल को मार गिराया था और वो भी विनर हो जाता है। और अब आगे गेम 45 कराया जाता है और यहाँ पे जो कजन होता है उसने भी किसी दूसरे सेक्ट के डिसाइपल को मार गिराया था और उसे भी विनर घोषित किया जाता है। अब अगले गेम में यहाँ किंगसा का सामना एक और सेक्ट के डिसाइपल से कराया जाता है। वो जो डिसाइपल होता है वो किंगसा को देखते ही यहाँ कहने लगता है कि एक लड़की से मुकाबला करना पड़ेगा, ये तो उसके लिए काफी शर्मनाक बात है। आगे वो फ्लर्ट करने लगता है ये कहते हुए कि अरे वो लड़की अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती हो ना तो वह वैसे ही तुमसे हार जाऊंगा। अब किंगसा को ये बात पसंद नहीं आती और वो घुमा के उस डिसाइपल को जो मारती है वो बंदा उसी जगह पे गिरता है जहाँ पे बाकी के सारे डिसाइपल्स गिर रहे होते हैं और भी जमीन वहाँ पे दरारें पड़ जाती हैं। अब आगे वो उसे ठरकी कहते हुए निकल पड़ती है और यहाँ गेम नंबर 50 की भी विनर किंगसा को घोषित किया जाता है। अब जो डिसाइपल यहाँ पे हारा था उस सेक्ट का जो सेक्ट लीडर होता है वो ये देख करके हैरान रह जाता है कि अभी भी इस कंपटीशन में मैंने अपने जिस डिसाइपल को भेजा है वो अपने कायमी के 12th स्टेज लेवल पे है, तो आखिर वो इस लड़की के मात्र एक पंच से ही ऐसे कैसे ढेर हो गया? इस लड़की की तो स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं टाइगर सेक्ट का जो सेक्ट लीडर होता है वो सोचने लगता है कि आखिर ये जून जो है वो अपने डिसाइपल्स को क्या खिला पिला रहा है कि ये लोग बिना अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज किए हुए बस एक एक पंचेस से सभी को ढेर कर दे रहे हैं। अब आगे गेम 51 की शुरुआत होती है जहाँ पे शाओजी का सामना उसी टाइगर सेक्ट के एक डिसाइपल से होता है। अब सभी की आंखें यहाँ पे शाओजी पे होती है क्योंकि सभी लोग जानते थे कि ये 5 साल पहले ही अपनी पूरी कल्टीवेशन लॉस्ट कर चुका है। यही आयरन बोन सेक्ट के सारे डिसाइपल्स यहाँ पे विनर घोषित कर ही जा चुके हैं, लेकिन शाओजी तो इस राउंड में नहीं जीत पाएगा। अब उसका जो कजन होता है वो तो इसी फिराक में बैठा होता है कि इस शाओजी को यहाँ पे टॉर्चर होते हुए देखने में बड़ा मजा आएगा। अब आगे वो जो टाइगर सेक्ट का डिसाइपल होता है वो शाओजी से कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि पहले ही राउंड में मेरा सामना इस कचड़े से हो जाएगा। किसी जमाने में तुम हुआ करते थे एक जीनियस, लेकिन अब नहीं हो। अब आगे गेम की शुरुआत होती है और वो जो टाइगर डिसाइपल होता है तेजी से यहाँ पे शाओजी पे अटैक करने के लिए बढ़ता है। अब उसने एक जोरदार अटैक वहाँ पे किया होता है जिससे चारों तरफ बस धूल ही फैल जाता है। अब ये देख करके वो जो टाइगर सेक्ट का सेक्ट लीडर होता है वो यहाँ शाओजी का मजाक उड़ाने लगता है कि ये बंदा तो इतना ज्यादा निकम्मा है, वो तो उस अटैक से बचने के लिए यहाँ भाग भी नहीं पाया।
लेकिन जैसे ही वहाँ पे धूल छटती है सभी लोग ये देख करके हैरान रह जाते हैं कि जो शाओजी है वहाँ पे किसी पहाड़ की तरह जमा हुआ है, वो तो अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुआ उस अटैक से। आगे वो टाइगर सेक्ट का डिसाइपल कह रहा होता है कि तुम्हारी पसलियां तो बच्चे टूट गई होंगी, जिसपे शाओजी उससे कहता है कि मेरी पसलियां नहीं बल्कि तेरी कोहनी ही टूट गई होगी, क्योंकि ये अभी अभी जो तुमने मुझ पे अटैक किया है, क्योंकि उस मसल बिल्डिंग रूम में तो मैंने इससे भी कई खतरनाक गुना ज्यादा अटैक को सहा है, इसलिए तुम्हारा ये अटैक मेरी बॉडी पे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई मसाज कर रहा हो। अब आगे शाओजी जो उस डिसाइपल को घुमा करके उसी जगह पे फेंकता है जहाँ पे दूसरे सेक्ट के डिसाइपल सारे गिर पड़ रहे होते हैं। आगे शाओजी उस अनाउंसर को कहता है कि अब अनाउंस करो भाई, मैं जीत चुका हूँ। अब आगे शाओजी को भी गेम 51 का विनर घोषित किया जाता है। टाइगर सेक्ट का जो सेक्ट लीडर होता है वो तो अपनी आंखें मलता ही रह जाता है। वो बस यही सोच रहा होता है कि मैंने अपने सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल वाले डिसाइपल को इस गेम में भेजा था, जो कि अपने काइमे के 9th लेवल पे था, तो ये कैसे हार सकता है एक ऐसे बंदे से जिसकी ना कोई स्पिरिचुअल रूट्स की पावर है, ना ही उसमें कोई कल्टीवेशन लेवल है। अब आगे आयरन बोन सेक्ट के ये जो 5 डिसाइपल होते हैं उन्होंने फर्स्ट राउंड को जीत लिया होता है और उन्हें सेकंड राउंड में प्रमोट कर दिया जाता है। इसीलिए डोरा अपेयर होती है और अर्जुन को बताती है कि तुम्हारी ये जो एपिक मिशन था, तुम्हारे डिसाइपल्स के सेकंड राउंड में जाते ही ये मिशन 10% कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए होस्ट को अब 20 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिसके कारण सेक्ट की टोटल कंट्रीब्यूशन वैल्यू अब 62 पॉइंट्स हो चुकी है। यहाँ जून सोचने लगता है कि अभी तो कंपटीशन खत्म भी नहीं हुआ है और यहाँ पे उसके सिस्टम ने उसे रिवॉर्ड भी दे दिया है, जिसपे डोरा उसे बताती है कि टास्क थोड़ा सा भी कंप्लीट होगा तो तुम्हें इसके लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे, और जैसे जैसे तुम्हारे डिसाइपल्स अगले राउंड में बढ़ेंगे ये टास्क और भी ज्यादा कंप्लीट होगा और तुम्हें रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे। यहाँ जून तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है ये जानते हुए कि ये तो एपिक मिशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा टास्क को कंप्लीट करते ही उसके सिस्टम उसे रिवॉर्ड्स देगी, सो भी अच्छा खासा। लेकिन यहाँ शाओजी के जो घर वाले होते हैं वो जाओ फैमिली के बुढ़े वो जून को ही घूर रहे होते हैं, जिससे जून को भी उन पे शक होने लगता है कि ये बुढ़े कुछ न कुछ जरूर करेंगे। इससे पहले कि कोई यहाँ पे ऐसी वैसी ये लोग चाल रखे, मुझे पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए इनसे सामना करने के लिए। अब आगे वो जाओ फैमिली का जो हेड होता है वो भी हैरान था कि आखिर इस शाओजी ने एक 9 लेवल के काइमे के कॉन्टेस्टेंट को कैसे हरा दिया है, जिसपे दूसरा एल्डर कहता है कि हो सकता है कि इस कचड़े ने अपने बॉडी को टेम्पर्ड कर लिया हो, लेकिन बिना स्पिरिचुअल रूट्स के पावर के ये अपनी बॉडी को कितना टेम्पर्ड करेगा। एक ह्यूमन बॉडी के लिमिट्स होती हैं, जैसे ही इसके लिमिट्स क्रॉस करेंगी इसकी जो बॉडी है खुद ब खुद एक्सप्लोड हो जाएगी। इसलिए हमें यहाँ बैठ के बस उस टाइम का इंतजार करना है जब ये घटना इसके साथ होगी। इधर दूसरी तरफ जून भी तैयार रहता है अपनी उसी बुलेट गन को निकालते हुए, और उसने इन पे निशाना साध लिया होता है जो कि 100 मीटर की रेंज में होती है। ये दोनों बुढ़े जरा भी औनी पौनी हरकत करेंगे तो मेरा निशाना सीधा इनकी खोपड़ी पर लगेगा। अब इधर फर्स्ट राउंड ओवर हो चुका होता है और सेकंड राउंड की शुरुआत होती है। अब सेकंड राउंड का मामला भी कुछ पहले राउंड के ही जैसा होता है। यहाँ पे अलग अलग डिसाइपल्स को एक दूसरे से भिड़ाया जा रहा होता है। गेम नंबर 4 में सुमो की बारी आती है, जिसने एक पंच से ही उस दूसरे डिसाइपल को ढेर कर दिया था। उसे तुरंत ही विनर घोषित किया जाता है और यहाँ गेम नंबर 10 में ली की बारी आती है और उसने भी उस दूसरे डिसाइपल को धूल चटा दी होती है और उसे भी गेम नंबर 10 का विनर घोषित किया जाता है। गेम 12 में यहाँ त्यांची भी दूसरे डिसाइपल से जीतता है और यहाँ गेम नंबर 18 में भी किंगजा ने उस दूसरे डिसाइपल को धूल चटा दी होती है। अब आगे यहाँ आयरन बोन के ये जो डिसाइपल्स हैं धड़ाधड़ जीत रहे होते हैं। इससे जो दूसरे सेक्ट लीडर होते हैं जून से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम अपने डिसाइपल को किस तरह की फाइट की प्रैक्टिस करवाते हो जो ये इतनी जल्दी जल्दी जीत रहे हैं। दूसरे डिसाइपल को तुम लोग तो मारने का मौका भी नहीं दे रहे हो, तो वो अपनी स्ट्रेंथ कैसे तुम्हें दिखाएंगे। थोड़ा उन पे रहम करो, उन्हें 1-2 हाथ चलाने तो दो, तब तुम्हारे डिसाइपल उन्हें मारेंगे तो बेटर रहेगा। जिसपे जून उसे एक बहुत ही अच्छा जवाब देता है कि रिस्पेक्ट किसी से मांगा नहीं जाता है बल्कि उसे अर्न करना पड़ता है। अब अगले गेम की शुरुआत होती है जहाँ पे शाओजी का सामना एक औने पौने डिसाइपल से होता है। वो डिसाइपल तो इतना कमजोर निकलता है कि यहाँ पे शाओजी को उसकी जगह से हिला भी नहीं पाता और शाओजी के मात्र एक पंच मारते ही वो वहीं पे ढेर हो जाता है। अब आगे वही टाइगर सेक्ट का डिसाइपल सोचने लगता है कि आखिर ये बंदा है क्या, इतना पहाड़ जैसा मजबूत है, इसके सामने तो काइमे के एक 12 लेवल का कल्टीवेटर भी नहीं टिक पाया। आखिर ये किस तरह की फिजिकल प्रैक्टिस किया करता था जिसके कारण इसका शरीर इतना पहाड़ जैसा मजबूत बन चुका है।
अब यहाँ पे जितने सारे डिसेपल्स होते हैं आधे से ज्यादा यहाँ पे शाओजी से मार खा चुके होते हैं और यही प्रार्थना कर रहे होते हैं कि बस अगले राउंड में इस पहाड़ जैसे बंदे से हमारा सामना ना हो। अब आगे दूसरे लीडर्स कहने लगते हैं कि उस ज़ॉ फैमिली ने इस बंदे को कचड़ा कहते हुए अपने फैमिली से एक्सपेल कर दिया था। लगता है कि वे भी आज इसकी ताकत देख करके पछता रहे होंगे। और इधर वो ज़ॉ फैमिली के वो दो बुढ़े गुस्से से तिल मिला रहे होते हैं कि आखिर ये जो शाओजी है वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। अब यहाँ जुन उन्हें ही देख रहा होता है और उन पे निशाना तानते हुए कहने लगता है कि बुढ़े, तुम लोगों ने अगर जरा भी एनी पौनी हरकत की तो बस मेरा निशाना होगा और तुम्हारी खोपड़ी। कि तभी वहाँ पे डोरा अपीयर होती है जो कि जुन को इन्फॉर्म करती है कि तुम्हारे जो 5 डिसेपल्स हैं वे सेकंड राउंड जीत चुके हैं और उन्हें थर्ड राउंड में प्रमोट कर दिया गया है, जिसके कारण होस्ट को फिर से 20 पॉइंट्स का रिवॉर्ड दिया जाता है, जिसके कारण एपिक मिशन जो है वो 20% कंप्लीट हो चुका है और सेक्ट की टोटल कंट्रीब्यूशन वैल्यू 82 पॉइंट्स की हो चुकी है। अब यहाँ जून अपने ही ख्याली पुलाव पकाने लगता है कि अगर वो सारे राउंड से जीत गया तो उसे देखते ही देखते 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिसके कारण वो सिस्टम मॉल में काफी कुछ खरीद सकता है। अब आगे यहाँ थर्ड राउंड की शुरुआत होती है और इस बार हमें बहुत ही तेजी से दिखाया जाता है कि जुन के ये जो 5 डिसेपल्स हैं उन्होंने काफी अच्छे तरीके से इस थर्ड राउंड को भी जीत लिया है। और सबसे ज्यादा कमाल तो यहाँ पे शाओजी कर रहा होता है। उसने तो उस डिसेपल की तलवार ही तोड़ दी थी जिससे वो यहाँ शाओजी पे अटैक कर रहा होता है। ये देख करके बाकी के सेक्ट लीडर जो होते हैं उनका मुंह तो खुला का खुला ही रह जाता है। अब भला ऐसा होना ही था क्योंकि जो शाओजी था उस मसल बिल्डिंग टेंट में वो दिन के 11 घंटे बिताता था प्रैक्टिस करने के लिए। 11 घंटे वो लगातार मार खाते हुए उसने अपनी बॉडी मसल्स को इतना ज्यादा इंक्रीज कर लिया है, अगर उसे कोई अपनी उंगली से टच भी करेगा तो उसकी उंगली ही टूट जाएगी। यहाँ जुन के बाकी के डिसेपल्स तो सिर्फ 2 घंटे की ही प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन ये जो शाओजी था वो इतना ज्यादा डिस्परेट था अपने स्ट्रेंथ को लेकर के कि वो सोता नहीं था और दिन रात बस उसी टेंट में प्रैक्टिस किया करता था। अब आगे वो जो बीजा होता है वो शाओजी को घूर के देख रहा होता है, लेकिन उसके घूर के देखने से मुझे बड़ी हंसी आती है। अब ये थर्ड राउंड भी खत्म होता है और चौथे राउंड की शुरुआत होती है जहाँ पे जुन के 5 डिसेपल्स ऑलरेडी आ चुके थे। डोरा यहाँ जुन को बताती है कि ये जो एपिक मिशन है वो 30% तक कंप्लीट हो चुका है, इसके कारण फिर से उसे 20 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिला है और सेट की कंट्रीब्यूशन वैल्यू अब 102 पॉइंट्स की हो गई है। जिसपे जुन उसे कहता है कि ये बार बार बताना बंद करो, अब मैं इसे बार बार सुनते हुए बोर हो चुका हूँ। कुछ भी अब यहाँ पे एक्साइटिंग और सस्पेंस वाला नहीं रहा। मुझे पता है कि मेरे डिसेपल्स जीत रहे हैं और 20 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं। जिसपे डोरा उसे कहती है कि अगर सस्पेंस पाना चाहते हो तो क्यों ना इस पॉइंट्स का यूज तुम यहाँ शॉपिंग मॉल में करो। अगर 10 पॉइंट्स का खर्च करके अगर तुम मॉल को रिफ्रेश करते हो सकता है तुम्हें एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स देखने को मिल जाए। जिसपे जुन उसे कहता है तो देर किस बात की, चलो चलते हैं शॉपिंग। अब आगे उसने 10 पॉइंट्स को खर्च करके मॉल को रिफ्रेश कर दिया होता है। अब मॉल के रिफ्रेश होते ही उसे एक अजीब सी चीज दिखती है जो कि एक टेलीस्कोप जैसी होती है, लेकिन यहाँ पे जुन को उसके कुछ ज्यादा फायदे दिखाई नहीं देते। इस पे वो डोरा पे भड़क रहा होता है, ये कहते हुए कि तुमने मेरे साथ चीटिंग की है और फिर से मेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूं बेकार में खर्च करवा दिया। जिसपे डोरा उसे कहती है कि मैंने बेकार पॉइंट्स खर्च नहीं करवाए हैं, तुम्हें इसे खरीदने से पहले इसके लिए एक और राइफल जैसी चीज तुम्हें खरीदनी होगी और ये दोनों मिलकर ही एक साथ काम कर पाएंगे। जिसपे जुन उसे कहता है कि फिर से रिफ्रेश करो, मुझे देखना है कि अब की बार यहाँ मॉल में क्या नए नए आइटम पेश किए जाते हैं। जिसपे डोरा की तो आदत है वो यहाँ जुन को शॉक कर देती है, ये कहते हुए कि जब तक होस्ट पहले वाले रिफ्रेश करने के बाद कोई चीज खरीद नहीं लेता तब तक दूसरी बार रिफ्रेश नहीं किया जा सकता। इसीलिए जुन को ना चाहते हुए भी वो टारगेट लॉक करने वाली जो टेलीस्कोप होती है उसे खरीदना पड़ता है। अब आगे वो उसे खरीद तो लेता है, लेकिन इसे चलाने के लिए यहाँ जुन को एक और स्नाइपर राइफल की जरूरत होगी। जिसपे डोरा उसे बताती है कि बिना उस राइफल के इस टेलीस्कोप को तुम यूज भी नहीं कर पाओगे। अब आगे इन दोनों चीजों को यहाँ पे जुन ने खरीद लिया होता है, जिसके कारण अब उसकी सेक्ट का जो कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स है वो घट के 72 पॉइंट्स पे चला जाता है। उस टेलीस्कोप का यूज करके यहाँ पे जो जुन होता है वो टारगेट को देखने के बजाय अपनी आंखें सेक रहा होता है किंगजा को दूर से ताड़ते हुए। इधर किंगजा ने 4th राउंड के पहले ही गेम में उस दूसरे डिसाइपल को ऐसा मारा होता है कि वो वहीं ढेर हो जाता है। उस डिसाइपल का जो लीडर होता है वो यही सोच रहा होता है कि ये औरत तो काफी ज्यादा खतरनाक है भाई, इसने काइमे के 12th लेवल के कल्टीवेटर को इस तरह से ढो डाला है, सो भी बस आपने मात्र एक ही अटैक से। ये तो डेफिनेटली एक मार्शल आर्ट की कल्टीवेटर होगी। इसने जानबूझ करके इस आयरन बोन सेक्ट को यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए ज्वाइन किया है।
यहाँ जुनो उस लीडर की बातें सुन रहा होता है और उसे कहने लगता है कि तुझे अभी ये पता चला है, मैं ना जाने उस किंजा से कितनी बार मार खा चुका हूँ और मुझे पता है कि ये एक मार्शल आर्टिस्ट ही है। कि वो सोचने लगता है कि भला इस आयरन बोन सेक्ट का लीडर मैं हूँ तो मेरी डिसाइपल मुझसे ज्यादा हायर लेवल पे कैसे हो सकती है। इससे पहले कि मुझे बेइज्जती सहनी पड़े, मुझे भी कल्टीवेशन करके अपनी लेवल को और भी ज्यादा हायर लेवल पे पहुंचाना होगा। अब आगे वो जो गंजा होता है यहाँ जुन की चापलूसी करने लगता है, ये कहते हुए कि आगे तुम अपने डिसाइपल्स को किस तरह से ट्रेनिंग देती हो जो कि बिना स्पिरिचुअल पावर के इतनी ज्यादा इनकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। अपनी सीक्रेट मुझे भी बताओ, कौन सी ट्रेनिंग तुम अपने डिसाइपल्स को दे रहे हो, उस सीक्रेट टेक्निक को मुझे भी जानना है। जिस पे जुनो से कहता है कि मैं बस उनसे यही कहता हूँ कि जो भी तुम्हारे सामने आए बस उसे कूद डालो। अब आगे 4th राउंड के ही गेम 6 की शुरुआत की जाती है, जहाँ पे शाओजी का सामना उस बीजा से होने वाला था। और अब यहाँ पे असली शो शुरू होने वाला है, क्योंकि सबकी आंखें इस फाइट पे ही टिक जाती हैं, क्योंकि एक तरफ तो शाओजी होता है और दूसरी तरफ उससे बदला लेने के लिए वो बीजा जिसने 5 सालों का इंतजार किया है। आगे वो जो बीजा होता है यहाँ शाओजी से कहने लगता है कि मैंने तो सोचा था कि तू पहले ही राउंड में लुढ़क जाएगा, लेकिन चलो तुम जैसे तैसे करते हुए इस 4th राउंड में आ चुके हो और फाइनली तुम्हारा सामना मुझसे होने वाला है। तो आज तू नहीं बचेगा बच्चे, क्योंकि ना तेरे में स्पिरिचुअल रूट्स की पावर है, ना ही कोई कल्टीवेशन है। तो सिर्फ मेरे लिए मांस और हड्डी का एक लोथड़ा है, जिसे तो मैं अपनी उंगलियों की एक चुटकी आग से ही जला बना के राख कर दूंगा। जिसपे दूसरे डिसाइपल जो कि पहले से ही शाओजी से मार खा चुके होते हैं वो आपस में ही कहने लगते हैं कि लगता है ये बीजा बहुत ही ज्यादा उछल रहा है, एक फायर वॉरियर है ना इसीलिए। लेकिन इस शाओजी से चट्टान से जब इसका सामना होगा ना तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। लेकिन यहाँ देखने की बात ये होगी कि बिना कोई स्पिरिचुअल पावर के ये बंदा मात्र अपनी ताकत के बलबूते पे एक फायर वॉरियर से कैसे सामना करेगा। हो सकता है कि ये पहाड़ उस फायर वॉरियर के सामने ही जल भुन के राख हो जाए। अब यहाँ पे जो शाओजी होता है वो अपने लीडर यानी कि जुन के बताए हुए बातों को याद कर रहा होता है कि किस तरह से लीडर ने उसे कहा है कि बस यहाँ पे जो तुम्हारे सामने दिखे उसे जोरदार कूद डालो। इस पे बीजा जो होता है वो यहाँ शाओजी से कहने लगता है कि अरे अरे तुम्हारी आंखें देख करके तो मैं डर गया। तुमने क्या सोचा था कि 5 साल पहले जिस बंदे को तुमने मारा है क्या मैं वही हूँ? 5 सालों में तुमने अपने कल्टीवेशन को लॉस्ट कर दिया है, लेकिन मैंने अपने कल्टीवेशन को हायर गुना लेवल पे बढ़ा दिया है। तुम अगर 5 साल पहले एक जीनियस हुआ करते थे तो मैं अभी एक जीनियस हूँ, और आज 5 साल पहले तुमने जो मेरी बेइज्जती की थी इस बेइज्जती का बदला मैं तुमसे लेकर के ही रहूंगा। भाग्य वो बीजा जैसे ही अपनी फायर वेव से शाओजी पे अटैक करता है, शाओजी ने तो उसके यहाँ फायर को ही पंच मार दिया होता है। दोनों की पावर्स आपस में टकरा के नलीफाई हो जाती हैं और एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसकी एक्सट्रीम प्रेशर जो होता है वो बीजा भी नहीं बर्दाश्त कर पाता। अब आगे ये देख करके सारे डिसाइपल्स तो दंग रह जाते हैं और वो जो गंजा जो कि हमेशा अपने बालों को कंघी किया करता है उसके मुंह से तो बस यही निकलता है कि ये गेम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एक तरफ आग है तो दूसरी तरफ उसे बुझाने के लिए पानी है। अब आगे वो जो बीजा होता है गुस्से से यहाँ तिल मिला रहा होता है, वो यहाँ शाओजी से कहने लगता है कि मेरे यहाँ पे एक चुटकी की ये जो आग है पूरे आसमान को राख बनाने की पावर रखती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने मेरी इस फायर पावर को इतनी आसानी से डॉज कर लिया। अब आगे वो बीजा तो एक फायर वॉरियर है और उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा करके बहुत सारी आग के गोले अपेयर कर लिए होते हैं शाओजी पे अटैक करने के लिए, लेकिन शाओजी 1 सेकंड के अंदर ही उसके पास सामने आके खड़ा होता है और उसे एक जोरदार पंच लगाता है जिसके कारण वो बीजा तो हवा में उड़ने लगता है। लेकिन दोस्तों ये तो बस शुरुआत होती है, यहाँ पे जो शाओजी होता है वो भी आसमान की तरफ उड़ता है और वो जो हवा में उस बीजा को कूटता है ये तो बस यहाँ पे देखने लायक होता है। वो हवा में ही उस बीजा को इतना धोता है कि उसके तो अंजर पंजर ढीले हो जाते हैं। आगे शाओजी उस बीजा से कहने लगता है कि 5 साल पहले भी मैंने तुम्हें ये हिदायत दी थी और अभी भी बताता हूँ कि तुम्हारी हालत में ऐसी कर दूंगा कि किसी लड़की को छेड़ने के बजाय तुम किसी कीड़े को भी नहीं छेड़ पाओगे। भले ही मेरे पास अभी स्पिरिचुअल रूट्स की पावर नहीं है, लेकिन तुमने मेरी इस मुक्के का बल नहीं देखा है। अब आगे वो बीजा तो यहाँ पे थर थर कांपने लगता है और शाओजी से माफी मांगने लगता है, लेकिन शाओजी रुकने कहाँ वाला था, वो तो अपने पंचेस की बौछार उसके चेहरे पे जैसे कर देता है और उसे इतना मारता है कि अधमरा कर देता है। आगे वो बीजा यहाँ पे शाओजी के पैर पकड़ के माफी मांगने लगता है कि मैं किसी लड़की तो क्या, अब तुमने सही कहा था, अब किसी कीड़े को भी नहीं छेड़ूंगा, इसीलिए मुझे मारना बंद करो। लेकिन यहाँ पे शाओजी एक जोरदार पंच उस पे लगाता है और वो उसी पत्थर पे जा गिरता है जहाँ पे बाकी के गिर रहे होते हैं। अब आगे इस गेम 6 का भी विनर शाओजी को घोषित किया जाता है। अब आगे यहाँ पे शाओजी के सामने वही कजन अपेयर होता है और उससे कहते हैं कि अगले राउंड का जो तुम्हारा ओपोनेंट होगा ना वो मैं हूँ।
इस बार तो तुम यहाँ पे लकी निकले, लेकिन मेरे साथ मुकाबला करने के लिए तुम्हारा लक साथ नहीं देगा। यहाँ शाओजी उसे घूर के देख रहा होता है। अब आगे के एपिसोड में क्या होगा ये हमें आगे ही पता चलेगा। सो गाइज, इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं फिनिश हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों को ये एपिसोड ज़रा भी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक्स ही हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।